रखा हुआ कि भाई बालक है, बालक से कोई बंदा पैसा की कोई टेंशन मान ले, बालक अगर सही काम करे ना, बालक को बस देख ये तो नहीं टैट रखियो क्या, ये तो काम ना करे, ये तो गलत काम ना करे, जैसे कोई बड़ा रखा सिवा है के बस तो वो है बस इतना टैट करके रखते हैं और भाई बाकी आजकल कोई चल रहा है। ठीक है, यहां तक हो गया था। यस है ना? ठीक है, प्रियांशी का एक दो सवाल है, नहीं एक लिमिट वाला। ठीक है, एक लिमिट वाला सवाल। देखिए कंसेप्चुअल है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, कि लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स और अपॉन जी एक्स। ठीक है, ये कहता है एडजस्ट। समझ गए? इसको एडजस्ट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है ये पूछ रहा है। जैसे ऑप्शन इसमें है कि बोथ लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स एंड जी एक्स शुड एडजस्ट, मस्ट एडजस्ट। लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स नीड नॉट एडजस्ट बट लिमिट एक्स अप्रोचेज ए जी एक्स एडजस्ट। है ना? ऐसे ही कहता है नीदर लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स नॉर लिमिट एक्स अप्रोचेज ए जी एक्स मे एडजस्ट। तो जैसे जहां मे में है ना, तो वो चलेगा। ठीक है, कि मे एडजस्ट मतलब, और कहेगा मस्ट एडजस्ट दोनों कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखिए एडजस्ट भी करे और बाय द वे लिमिट एक्स अप्रोचेज ए जी एक्स 0 हो जाए, तब तो काम खराब हो जाएगा ना। लिमिट एडजस्ट भी करे लेकिन लिमिट एक्स अप्रोचेज ए जी एक्स इज 0, तब तो काम खराब हो गया। डिनोमिनेटर 0 है तो डिफाइंड ही नहीं होगा, तो एग्जिस्ट क्या करेगा? है ना, एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ गया। लेकिन बाय द वे मान ली लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स भी एग्जिस्ट नहीं करता है, जी एक्स भी एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन दोनों का रेशियो एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे? लिमिट एक्स अप्रोचेज ए लिमिट एक्स अप्रोचेज ए माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स दे दिया 1। ठीक है, और लिमिट एक्स अप्रोचेज ए प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इज -1, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फिर ऐसे ही लिमिट एक्स अप्रोचेज ए माइनस जी एक्स is 2 and limit x approaches a plus gx is -2, तो gx के भी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन दोनों के रेशियो की लिमिटिंग वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी बताइए? 1/2 और -1/-2 दोनों रेशियो सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। सेम है, तो लिमिट में एग्जिस्ट। है ना? कि लिमिट x approaches a fx may not exist, limit x approaches a gx may not exist, but the ratio can have some limiting value. जैसे देख रहे हैं कि लिमिट x approaches a does not exist, fx does not exist, gx की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन fx अपॉन gx की लिमिटिंग वैल्यू 1/2 है। अब समझ गए क्यों हो गए? यस सर। ठीक है, तो the two function may not have limiting value at x equal to a. In spite of this, the ratio can have limiting value at x equal to b. रीजन ये आपके सामने। दूसरा एक देखिए, इनफाइनाइट लिमिट है। समझिए, अब यही देखिए, यही घुमा करके पूछ लेगा। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, घुमा करके पूछ दिया कि लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स एग्जिस्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए जी एक्स एग्जिस्ट, देन लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स मस्ट एग्जिस्ट।
आप क्या कहेंगे, सही कि गलत? गलत। ठीक है, कि जैसे कहा आपको कि लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स एग्जिस्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए जी एक्स ऑल्सो एग्जिस्ट, तो कहता है कि देन लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स मस्ट एग्जिस्ट। तो कहेंगे ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर की लिमिटिंग वैल्यू जीरो भी तो हो सकती है, जीरो हो गई लिमिटिंग वैल्यू तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सीधा एग्जिस्ट होना ये नहीं है, डिनोमिनेटर किसी भी केस में लिमिटिंग वैल्यू जीरो नहीं देना चाहिए, है ना, डिनोमिनेटर की लिमिटिंग वैल्यू किसी केस में जीरो नहीं, तब जाकर के रेशियो की लिमिटिंग वैल्यू। अब देखिए एक और है लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेज इंफिनिटी टू रूट एक्स प्लस, अच्छा 3 क्यूब रूट ऑफ एक्स, 3 क्यूब रूट ऑफ एक्स और 4 फोर्थ रूट ऑफ एक्स, बहुत अच्छी बात। और ऐसे ही n टाइम्स nth रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, ये आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3, है ना, क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 यहाँ पर भी ठीक। ठीक है, फिर कहता है फोर्थ रूट ऑफ 2x माइनस 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही करके nth रूट ऑफ 2x माइनस 3, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। तो जब ऐसा इनफाइनाइट लिमिट होता था तो क्या करते थे, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते थे। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू द पावर हाफ, बाकी सब तो कम है ना, एक में एक्स रेज पर 1/3 है, फिर 1/4 है, फिर करते करते 1/n तक गया, एक्स रेज पर हाफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर। ठीक है, और तब जो लीडिंग कोफिशिएंट का रेशियो होगा वही लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज इंफिनिटी 2 प्लस 3 और अपॉन एक्स रेज टू द पावर हाफ माइनस 1/3, 4 अपॉन एक्स रेज पावर हाफ माइनस 1/4 एंड सो ऑन, n अपॉन एक्स रेज पावर 1/2 माइनस 1/n। हो गया न्यूमरेटर तैयार। डिनोमिनेटर में देखिए आप, रूट ऑफ 2 माइनस 3/x, ठीक है, और यहां पर जो आ जाएगा आपका प्लस 1 अपॉन एक्स रेज पर हाफ माइनस 1/3 और रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ 3/x, यही चीज, क्यूब रूट ऑफ 3 माइनस है 2 माइनस 3/x, एक्स रेज पर 1/3 कॉमन लेंगे, है ना, फिर आपका वही 1 अपॉन एक्स रेज पर 1/2 माइनस 1/4 एंड फोर्थ रूट ऑफ x माइनस 3/2, एक्स 2 माइनस x माइनस कह रहा हूँ 2 माइनस ऑफ 3/x, 2 माइनस ऑफ 3/x हो गया एंड सो ऑन। ऐसे ही अंत में चले जाइए आप, 1 अपॉन एक्स रेज पर हाफ माइनस 1/n और 2 माइनस nth रूट ऑफ 2 माइनस 3/x। आप समझ गए, ये फाइनली 2 अपॉन √2 हो गया, Yes, sir. √2 आ गई लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, तो जब कभी भी इनफाइनाइट नंबर प्रोडक्ट में हो तो एक ही काम करना है, सबसे बड़ी पावर वाले से डिवाइड कर दे। ठीक है, सबसे बड़े पावर वाले से इसको डिवाइड कर दे। हो जाएगा। और किसी का कुछ तो नहीं है? और कोई सवाल तो नहीं? नो।
जो क्वेश्चन मैंने दिया था वो सब हो गया होगा। सर वो डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चन रह गए थे सर, वो बता दीजिए। कौन से, एक बार भेज दीजिए तो। कौन से, D1 D2 D3 जीरो वाला? यस सर, सर एक वो भी था, और सर जिसमें सर कौन सा? ABC ग्रेड कौन सा था, एक एक बार सेकंड। फॉरवर्ड करिए एक बार, नहीं तो मैं खोजता हूँ देखता। क्या था, आप भेज दीजिए, इतना आता है। ये डेल्टा एक्स, अल्फा प्लस एक्स, थीटा प्लस एक्स, यही ना? यस सर, भेज दिए सर मैंने। वही थीटा प्लस एक्स। ये एबीसी वाला तो बता दिया था ना, ये तो गलत दिया हुआ है। एबीसी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज मोर देन माइनस सेट, होगा ही होगा ना? नहीं, एबीसी पर सब सर पॉजिटिव है। कितना फर्जी क्वेश्चन है, देख रहे हैं? एबीसी इज लेस देन माइनस सेट, सरासर गलत होगा, कभी नहीं हो सकता। एबीसी इज मोर देन -2, ये पक्का सही है। समझ गया? एबीसी जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से ज्यादा होगा ही ना। अब इसे एबीसी मोर देन 1 डाउटफुल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। सर आंसर सर बी दे रखा था सर इसमें। क्या दिया था? बी। सिर्फ बी? यस सर। अच्छा, डी नहीं होगा? अब अपने आप से पूछिए, नहीं एबीसी पॉजिटिव है तो एबीसी का प्रोडक्ट मोर देन -2 होगा कि नहीं होगा? वही सर, सर इसमें सर मेरे को भी यही लग रहा था। है ना, होगा ना? ठीक है, तो इसीलिए डी भी होगा। उसने जो है कुछ सोच करके दिया होगा, एबीसी +8 आता होगा तो ग्रेटर, या एमजीएम लगा दिया होगा, ये आ गया तो दे दिया। ठीक है, तो आंख बंद करके जवाब नहीं देना। तो पहला जो आपका है एबीसी मोर देन -8, वो भी सही है, और एबीसी मोर देन -2 ये भी सही है, और एबीसी लेस देन -8 सरासर गलत है, और एबीसी मोर देन 1 हो इसमें डाउट है। ठीक है, तो बी और डी ये दोनों सही। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका एक है ये डिटर्मिनेंट डेल्टा एक्स, ये हो गया है कि नहीं? ठीक है, डेल्टा एक्स दिया है, डेल्टा एक्स इज अल्फा प्लस एक्स, बीटा प्लस एक्स, ठीक है, और गामा प्लस एक्स। नेक्स्ट है आपका थीटा प्लस एक्स, फिर फाइव प्लस एक्स एंड साई प्लस एक्स, ठीक है, फिर लैम्डा प्लस एक्स, फिर म्यू प्लस एक्स एंड गामा प्लस एक्स, यही दे दिया। तब कह रहा है डेल्टा डबल डैश एक्स इज 0, डेल्टा एक्स इज जैसा। चलिए देखिए, आप इसको लिख सकते हैं, जैसे डेल्टा 0 लिखते हैं तो डेल्टा 0 का मतलब ये है अल्फा बीटा गामा, है ना, थीटा फाई साई, ठीक है, और लैम्डा म्यू और गामा। डेल्टा 0 का मतलब एक्स के जगह पर 0 डाल देना। समझ गए? अब इसमें ऑपरेशन एक करूं मैं, C1 गोज टू C1 माइनस C2 कर सकते हैं, और C2 गोज टू C2 माइनस C3। तो वेरिएबल आप दो कॉलम से हटा सकते हैं। तो डेल्टा एक्स हो जाएगा आपका अल्फा माइनस थीटा, बीटा माइनस फाई, गामा माइनस साई, ठीक है, थीटा माइनस लैम्डा, फाई माइनस म्यू, ठीक है, और साई माइनस गामा, और अब हो गया लैम्डा प्लस एक्स, म्यू प्लस एक्स और गामा प्लस एक्स। समझ गए? अब डिफरेंशिएट करिए। अब इसको डेल्टा डैश एक्स निकाले तो कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन करिए। दो कॉलम तो कांस्टेंट ही है, अल्फा माइनस थीटा, बीटा माइनस फाई, ठीक है, और गामा माइनस साई।
ये हो गया थीटा माइनस लैम्डा पाई माइनस ऑफ म्यू, ठीक है, और साई माइनस ऑफ गामा। और थर्ड कॉलम को डिफरेंशिएट करें तो 1 1 और 1 हो गया, डेल्टा डैश हो गया। अब बाद में इसको इसके टर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे, है ना। अब जरा देखिए, एक बार और डिफरेंशिएट करें तो डेल्टा डबल डैश एक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। अब तो एक्स कहीं है ही नहीं, एक ही बार में एक्स खत्म हो गया। तो पहला प्रूफ हो गया आपका डेल्टा डबल डैश एक्स इज 0। समझ गए कि डेल्टा डबल डैश इज 0, ये खत्म हो गया। यस सर। नेक्स्ट आपको जो है डेल्टा एक्स इज डेल्टा 0, डेल्टा एक्स इज डेल्टा 0, आपका ये डेल्टा 0 एंड प्लस एस एक्स है, where S denotes the sum of all the cofactors of all elements in the delta 0, and dash denotes the derivative. S जो है S denotes the sum of all the cofactors of all elements in delta 0, ठीक है। ये डेल्टा 0 हमने जो निकाला, इसमें सारे एलिमेंट का कोफैक्टर, ठीक है, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालें। समझ गए, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर और उसको s से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा देखिए, अब यहां पर मैं बता देता हूं सीधा सीधा कि डेल्टा x अपना यही है, ठीक है। डेल्टा x को आप ऐसे लिख सकते हैं, जब डिटर्मिनेंट को कई पार्ट में बांटना हो तो क्या करते हैं, एक कॉलम या एक रो को कई पार्ट में बांट लेते हैं और बाकी कॉलम और बाकी रो को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। यही तरीका है बांटने का। इसको लिख सकते हैं अल्फा माइनस थीटा, बीटा माइनस पाई, गामा माइनस साई, हो गया। और थीटा माइनस ऑफ लैम्डा, ठीक है, फाई माइनस ऑफ म्यू, साई माइनस ऑफ गामा, साई माइनस ऑफ गामा, और ये हो गया आपका लैम्डा म्यू और गामा, ठीक है। और प्लस अब यही चीज कॉपी कर लेना आपको, अल्फा माइनस थीटा, बीटा माइनस पाई, गामा माइनस साई, ठीक, थीटा माइनस ऑफ लैम्डा, फाई माइनस ऑफ म्यू, ठीक, साई माइनस ऑफ गामा, और एक्स 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 आ गया। इसको दो पार्ट में ऐसे बांट सकते हैं। अब जरा देखिए, अब बैक ट्रैक करें, जहां से आप यहां तक पहुंचे थे वही रिवर्स काम कर लें। जैसे C2 गोज टू C2 प्लस C3 कर लें, यहाँ पर थीटा फाई और साई आ जाएगा, जो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है वो आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए C2 गोज टू C2 प्लस C3 करने के बाद सेकंड कॉलम में थीटा फाई और साई ये आ गया, देख के बताइए। यस सर। आ गया। यस सर। अब जब थीटा फाई और साई आ जाए तो अब C1 गोज टू C1 प्लस C2 कर दीजिए। ये थीटा फाई और साई भी कैंसिल हो जाएगा ऐड होने के बाद, अल्फा बीटा गामा रह जाएगा। यस सर। इसको मैं लिख दूं डायरेक्टली दो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, एक तो ये और फिर एक बार उसके बाद C1 गोज टू C1 प्लस C2, ये करने के बाद आपका अल्फा बीटा गामा, इसमें थीटा फाई और साई और लैम्डा म्यू और गामा ये रह जाएगा, जो कि आपका डेल्टा 0 है। और थर्ड कॉलम से x कॉमन ले लें, अल्फा माइनस थीटा, थीटा माइनस लैम्डा और 1, बीटा माइनस पाई, पाई माइनस म्यू और 1, ठीक है। और गामा माइनस साई, साई माइनस गामा और 1। ये समझ गए।
ठीक है, अब जरा इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप जो कह रहा था कि कोफैक्टर का सम वही आ जाएगा, सारे एलिमेंट के कोफैक्टर का सम ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, अल्फा का कोफैक्टर जो भी होता है, अल्फा का कोफैक्टर फाई गामा माइनस ऑफ साई म्यू, ये भी यहां पर आएगा। थीटा का कोफैक्टर माइनस ऑफ बीटा गामा माइनस म्यू गामा, ये भी इसमें आ जाएगा इसको ओपन करने के बाद। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो ये आपका एस आ जाएगा जो एस का हुआ है। तो दिस इज डेल्टा नॉट एंड प्लस एक्स टाइम्स एस, वेयर एस इज सम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ डेल्टा नॉट। ठीक है, समझ गए? तो ये सॉल्व करेंगे तो आपका यस आ जाएगा जो सम ऑफ कोफैक्टर का है, तो वही आपको घुमा फिरा करके दिया हुआ है। हो जाएगा, इसको लिख के दिखा दीजिएगा कि यही है। यस सही है। हो गए आपके सवाल? यस सर। और किसी का कुछ तो नहीं है बकाया हिसाब किताब? नहीं, सर एक और है सर, D1 D2 D3 DN। अच्छा वो सर जीरो इसमें वाला, सर हाँ देखिए उसमें वो कंसेप्चुअल था, कहा गया ये है D1 D2 D3 DN। देखिए इसमें क्या है, इस दूसरे पेज में करते हैं। ठीक है, देखिए आपका एक और जो है कि एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है D1 D2 D3 DN। ठीक है, डिटर्मिनेंट का सेट है। बी द सेट ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट दैट कैन बी मेड विद द डिस्टिंक्ट नॉन जीरो रियल नंबर्स A1 A2 A3 A9। समझ गया कि ये 3/DI जो है आपका 3/3 का डिटर्मिनेंट है, 3/3 डिटर्मिनेंट्स है with distinct entries like this A1 A2 A3 A9 as distinct entries। इसमें कोई दो सेम नहीं, समझ गए? तो कोई एक पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट ले लीजिए और इससे जितना डिटर्मिनेंट बन सकता है वो सब है इसमें। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 और A9, ये एक डिटर्मिनेंट आ गया। से ये D1 है तो इसके करिस्पॉन्डिंग एक डिटर्मिनेंट ऐसा होगा जिसमें दो रो को इंटरचेंज कर दें, A4 A5 A6 A1 A2 A3 और A7 A8 और A9, ये भी होगा और ये पहले वाले से अलग है। समझ गए? ये D2 है एंड D2 इज माइनस ऑफ D1, माइनस ऑफ D1। समझ गए? तो हर D1 के करिस्पॉन्डिंग एक D2 ऐसा एग्जिस्ट करेगा, तो इसीलिए सबको आपस में ऐड करेंगे तो सम क्या हो जाएगा? 0। सारे डिटर्मिनेंट को ऐड करें, डिटर्मिनेंट तो वैल्यू है, नंबर है, तो D1 की वैल्यू 5 आई तो D2 की वैल्यू आ जाएगी -5 और हर ऐसे D1 के करिस्पॉन्डिंग एक D2 ऐसा एग्जिस्ट करेगा, तो इसीलिए सम ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 0। सिग्मा DI इज 0। सिग्मा DI I varies from 1 to n, 1 to n is 0। ठीक है, समझ गए? और ऐसा कितना डिटरमिनेंट तैयार होगा? तो 9 फैक्टोरियल। 9 थिंग्स को 9 प्लेस पर अरेंज करने का जितना तरीका होगा उतना ही होगा, तो 9 फैक्टोरियल।
समझ गए? यस सर। ठीक है, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑल 3x3 matrices A with entries from this such that the sum of diagonal elements of A transpose is 3. देखिए एक और सवाल इनका है, ये the number of all 3x3 matrices with entries क्या क्या है, -1, 0 and 1, ये 3 एंट्रीज है इसकी। तो कह रहा है कि जिस A ट्रांसपोज, मतलब यही 3 एंट्री है, A trans such that the sum of the diagonal elements of A transpose is 3. चलिए अब जरा 3x3 मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट में A ट्रांसपोज में क्या होगा वो देख लेते हैं। जैसे ये A आपका वही ले लीजिए जो अभी हमने लिया था, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 और A9, ये A है 3x3 का। तो A ट्रांसपोज क्या होता, ये हो जाएगा A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 और A9 हो गया। अब जरा A ट्रांसपोज देखिए क्या हो, A ट्रांसपोज है ना, A ट्रांसपोज निकालें तो रो बाई कॉलम ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड एलिमेंट क्या आता है, थर्ड एलिमेंट क्या आता है, नहीं हमें खोजना ही नहीं है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट का सम चाहिए। फिर आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड डायगोनल एलिमेंट आ गया, क्या आ जाएगा, A4 स्क्वायर, A5 स्क्वायर प्लस A6 स्क्वायर आएगा। ये थर्ड एलिमेंट क्या आता है नहीं खोजना है। फिर थर्ड रो पर आइए, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट जो भी होता हो, थर्ड एलिमेंट क्या आ जाएगा, A7 स्क्वायर। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट आएगा 8 स्क्वायर प्लस A9 स्क्वायर आ गया। इसका जो ट्रेस है, ट्रेस ऑफ A डैश A ट्रांसपोज इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर से लेकर के AN स्क्वायर का A9 स्क्वायर का सम। समझिए जितना भी एलिमेंट होता है मैट्रिक्स में उसके सारे एलिमेंट के स्क्वायर का सम A ट्रांसपोज का ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, उसी ट्रेस के बारे में कह रहा है, उस ट्रेस का ट्रेस क्या है, कितना कहता है, 3। हाँ, such that the sum of diagonal elements of A transpose is 3। अब इन सब का सम 3 है। ठीक है, और ये एलिमेंट सब जो है AI जो है, AI belongs to this -1, 0 और 1। ठीक है, तो अब जरा बताइए अब क्या क्या हो सकता है। जैसे किसी 3 की वैल्यू, कोई 3 जो है आपका -1 और 1 में से कोई ना कोई होगा, कोई भी 3। ठीक है, कोई भी 3 -1 या 1 में से कोई ना कोई होगा, बाकी सबके पास में एक ही ऑप्शन है कि 0 हो जाए, तभी जाकर के इन सब के स्क्वायर का सम 9 हो सकता है। ठीक है, तो 9 एलिमेंट में से 3 एलिमेंट कोई चूज कर लीजिए। ठीक है, 9 में से कोई 3 एलिमेंट चूज करने का तरीका 9C3 है ना, 9C3 किया गया। कोई 3 एलिमेंट है आपका जिसके स्क्वायर का सम 3 है, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ठीक है, A3 स्क्वायर ये 3 हो जाए तो क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि -1, 1 ये 2 है,
A1 can be -1 or 1, A2 can be -1 or 1, A3 can be -1 or 1, है ना। तो इन तीनों में सबके पास ऑप्शन क्या है, दो दो ऑप्शन है, समझ गए कि 9C3 में मतलब 9 में से कोई भी 3 एलिमेंट हो सकता है। तो जैसे कॉम्बिनेशन जो होगा क्या क्या हो सकता है देख देता हूं मैं, -1 -1 1 और बाकी सब 0, नहीं ये हो गया 6 0, ऐसे करके कर लीजिए सबसे अच्छा, 3 2 5 1 6, या तीनों -1, 2 हो गया सेम, और ये -1 -1 और -1 और बाकी सब 0, 4 5 6 हो गया, ठीक है। और जो हमने -1 के साथ किया वही 1 के साथ करेंगे, 2 1 1 -1, ठीक है, और बाकी सब 0, बराबर तो हो नहीं सकता है, ठीक, और 3 होगा। इसके अलावा बताइए और कोई ऑप्शन है, इन्हीं सबसे बना हुआ डिटरमिनेंट होगा, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट इसके अलावा और कुछ हो सकता है जिसमें 3 के सबके स्क्वायर का सम 3 हो जाए, ये बात समझ में आ गई कि नहीं। सर मिडिल वाला -1 हो जाए और उसके ये आगे अभी की सारी अरेंजमेंट मैंने नहीं किया है, कॉम्बिनेशन मैंने बताया है, कॉम्बिनेशन इतना ही हो सकता है कि इसके अलावा और कुछ होगा, और कुछ नहीं हो सर, सकता है। तीनों -1 तीनों 1, 2 -1 1 1 और 2 1 1 -1 बराबर बराबर तो बांट नहीं सकते हैं, और बाकी तो 0 होगा ही होगा, ठीक है। अब जरा देखिए, इससे जितना डिटरमिनेंट बनेगा एग्जैक्टली उतना ही डिटरमिनेंट इससे बनेगा, बनेगा। इन सारे नंबर्स को आपस में अरेंज करने का तरीका कितना होगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, और इंटू 2 कर लीजिए, फिर प्लस दूसरा नीचे वाला जो है दोनों से एक ही तरह का बनेगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और इंटू 2, जितना इससे बनेगा उतना इससे। 9 लेटर्स को 9 नंबर्स को 9 प्लेस पर अरेंज करने का जितना तरीका होगा उतना ही डिटरमिनेंट बनेगा। अब समझ गए, क्या आंसर मिला के Yes. समझेंगे, देखिए, ठीक है, इस सबको समझ गया कि नहीं, यस सर आ गया। आंसर आ गया होगा, है ना। लेकिन समझ गया कि नहीं समझ गया बताइए पहले। यस सर कि समझ सारे गया। एलिमेंट के स्क्वायर का सम 3 होना चाहिए, ठीक है, जिसमें हमारे पास कंस्ट्रेंट है कि हमें 1 -1 और 0 का ही यूज करना है, ठीक है। तो 0 का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा सम में, तो 1 और -1 को ही देखना है, 3 कोई टर्म हो जाए 1 -1 में से कोई, ठीक है। तो ऐसे ही आप यही 4 अरेंजमेंट तैयार कर सकते हैं, है ना, 4 कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं, इन कॉम्बिनेशन से अब अरेंजमेंट थे, अब दोनों को ऐड कर लीजिए, ये टोटल हो जाएगा, ठीक। ये 9C3 लिख करके इसलिए मैंने छोड़ दिया कि अब इसमें कम केस लेना होता है कि तीनों में कैसा क्या है नहीं है, उससे अच्छा क्या है कंपोजिशन ही तैयार कर लो, सिलेक्शन कर लो, फिर उसके बाद में अरेंज कर लेते, ठीक। ये हो गया, और बताइए, और तो कोई सवाल नहीं है, अब मैं अपना शुरू हो जाऊं। चलिए अब जरा देख लेते हैं अपने लिमिट की बात, है ना। तो लिमिट में एक हमने देखा था वही कि सिंबॉलिक फंक्शन दिया हो और तब उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी हो, तो वहां पर क्या करते हैं f(x), f2x, f3x में उसको कन्वर्ट करके और तब आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और जो आखिरी है इसमें कि आपको लिमिट दिखेगा लेकिन लिमिट होता नहीं है,
उसमें डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी का यूज होता है, जिसको मैं अभी ब्रीफ कर देता हूँ, फिर डेफिनेट इंटीग्रल में दोबारा इसको बताऊंगा, तो वहां पर भी इसका यूज करेंगे। लेकिन हाँ, लिमिट है, कभी भी रास्ते में आ सकता है, तो आप उसको हो सकता है कि लिमिट की तरह देखें तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि नहीं, ये लिमिट नहीं, इंटीग्रल है। इसमें करते क्या है कि डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है कि डेफिनेट इंटीग्रल को एरिया अंडर द कर्व से भी निकाला जा सकता है। क्यों? तो एरिया निकालने के लिए इंटीग्रल का यूज करते हैं, है ना। तो उल्टा इंटीग्रल इवेल्युएट कर को भी आप एरिया के थ्रू इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए करते क्या है कि जैसे a से लेकर b तक ये अपना y एज ए फंक्शन ऑफ x है, इसको हमने प्लॉट कर लिया। तो इंटीग्रल a टू b fx dx, ठीक है, विल बी एरिया ऑफ दिस रीजन। इस पूरे रीजन का जो एरिया है ये इस इंटीग्रल की वैल्यू है ना। तो मान लीजिए इंटीग्रल नहीं निकल पाए, तो प्लेनीमीटर से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि आप किसी प्लेन का एरिया निकाल सकते हो। आप इस प्लेन का एरिया निकाल लीजिए, जो भी एरिया आता होगा उस इंटीग्रल की वैल्यू वही हो जाएगी। समझ गए? क्योंकि इंटीग्रेट करने का मतलब भी होता है ऐड करना, इंटीग्रेशन का भी मीनिंग है एडिशन, और समेशन का मतलब भी होता है इंटीग्रेशन, समेशन का मतलब भी होता है ऐड करना। दोनों में, दोनों समेशन में, दोनों एडिशन में डिफरेंस ये है कि इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूअस डेटा का समेशन होता है ना। कॉन्टिन्यूअस समेशन, कॉन्टिन्यूअस डेटा को जब ऐड करना हो तो उसके लिए आप इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, और डिस्क्रीट डेटा का ऐड करना हो तो आप उसके लिए समेशन का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जहां समेशन सिग्मा में भी डेटा कॉन्टिन्यूअस हो, मतलब एक डेटा से दूसरे डेटा में डिफरेंस निकालना मुश्किल काम, तो वहां पर आप इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं कहीं पर सिग्मा ऐसे करके, समेशन मतलब सिग्मा एफ आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, आप क्या लिखते हैं? f1, r की वैल्यू 1 लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं? r की वैल्यू 2 लिखते हैं। फिर f3, r की वैल्यू 3 लिखते हैं। लेकिन 1 के बाद सीधा रियल नंबर 2 ही तो नहीं है, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है। समझ गए? तो हो सकता है कि f1 और f2 इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो, मतलब डिस्टिंग्विशेबल डिफरेंस हो, ऐसा डिफरेंस हो जिसको कि मेजर किया जा सकता है। तो ये डेटा कॉन्टिन्यूअस तो नहीं हुआ, इस समेशन का टर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, है ना, देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो ये सब डिस्क्रीट डेटा हुआ, इसके समेशन के लिए सिग्मा का भी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इस इंटीग्रेशन का मतलब, इंटीग्रेशन मतलब एडिशन का मतलब ये है कि fx और dx के प्रोडक्ट को x जब a से लेकर के b तक कॉन्टिन्यूअसली वेरी करे, कॉन्टिन्यूअसली मतलब एक के बाद जो भी रियल नंबर आता हो उस पर f की वैल्यू निकालनी है ना, उसके बाद सक्सेसिव वैल्यू पर निकालना है। मतलब रियल नंबर का सेट कितना डेंस सेट है आपको मालूम है, उन सारे x को ले करके इसको इवेल्युएट